हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रण की अलग अलग पृथक्करण विधियों के बारे में। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। हम मिश्रणों का पृथक्करण क्यों करते हैं? ताकि हम उसके घटकों के बारे में हमें कुछ जानकारी मिले और हम उनको प्रयोग में ला सकें। विस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जो विस्मांगी मिश्रण होते हैं, जैसे कि हम आटे में से जो उसका चोकर निकलता है उसको हम छान के अलग कर सकते हैं, और ऐसे ही दाल और चावल में से जो कंकड़ होते हैं उनको हम हाथ से छांट कर अलग कर सकते हैं। लेकिन जो समांगी मिश्रण होता है उसमें से हम उसे भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें से कुछ विधियां हैं, जैसे पहली विधि वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण। इन सारी विधियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। वाष्पीकरण विधि क्या है? रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करने में वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। रंग वाला घटक यानी जो एक कलर होता है वो सिर्फ एक, उसमें उसको हम डाई बोलते हैं रंग को, तो उसमें से नीले और काले रंग की स्याही को अलग करना, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, वाष्पीकरण विधि का। अब अगली विधि है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के क्या अनुप्रयोग होते हैं, मतलब हम उसका क्या क्या यूज करते हैं? दूध से क्रीम को पृथक करने में, मतलब दूध में से क्रीम को अलग करने में हम अपकेंद्रण विधि का यूज करते हैं। और जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने में इसका प्रयोग होता है, और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में इसका प्रयोग होता है। अपकेंद्रण का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर अपकेंद्रीकरण करने वाले द्रव को तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इस विधि में क्या है कि हम जिसका भी हमें मतलब अपकेंद्रीकरण करना है उसको हम तेजी से घुमाते हैं तो उसमें भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि डेयरी में क्रीम वगैरह बनाते हैं, केक्स की क्रीम जो बनती है वो भी इसी तरह से बनती है। पृथक्करण की अगली विधि है पृथक्करण विधि। उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रवों अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, एक कीप लेते हैं हम। इस विधि में क्या है, आपस में नहीं घुलने वाले द्रव होते हैं तो वो वैसे ही आपस में नहीं घुलते। अगर हम उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वो अपने अपने घनत्व के हिसाब से अलग हो जाते हैं, परतों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल और पानी का कॉम्बिनेशन, उसको अगर हम अलग करना चाहें तो इस विधि से होता है। और पेट्रोल का ले लें, चाहे हम मिट्टी तेल और पानी का ले लें, चाहे तेल और पानी का ले लें। और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी कि धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। अब अगली विधि है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो ऊर्ध्वपातन होता है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में ना आके सीधे गैस में बन जाए, मतलब वो ठोस पदार्थ है, उसको अगर हम गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में ना आए, सीधे ठोस में बदल जाए। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। इनमें अगर कोई भी अशुद्धि, कुछ भी और पदार्थ मिला होगा तो हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा। इसका अनुप्रयोग नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में, क्योंकि हमें पता है जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, गर्म करने पे
सीधे गैस बन के उड़ जाता है, तो इससे हमें सिर्फ नमक नमक शेष मिल जाएगा। अब अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब किसी मिश्रण में से उसके घटकों को, जिसमें जितने भी घटकों से वो मिलकर बना हुआ है, उन सभी को अलग अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, ये ग्रीक का शब्द है, और ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है कलर। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। सबसे पहले इसका यूज सिर्फ रंगों को अलग करने के लिए होता था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। ठीक, कैसी विधि है? जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों, उनको अलग करने में। इसका अनुप्रयोग, इसके क्या क्या यूजेस है? डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। अब अगली विधि है आसवन। इस विधि का प्रयोग हम करते हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में, और यह मिश्रण ऐसे होते हैं जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, जैसे कि एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब प्रभाजी आसवन, उसके आगे, ये भी आसवन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों के पृथक्करण में। अगली विधि है क्रिस्टलीकरण। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि वह है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसके अनुप्रयोग क्या है? जैसे कि समुद्री जल से जो नमक को शुद्ध करते हैं, उसमें कौन सी विधि होती है? क्रिस्टलीकरण। और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग होता है। अब क्रिस्टलीकरण जो विधि है वो साधारण वाष्पीकरण की विधि से कैसे ज्यादा अच्छी है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म होने के पश्चात झुलस जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है? क्रिस्टलीकरण एक अच्छी विधि है। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। इसीलिए क्रिस्टलीकरण जो विधि है वो वाष्पीकरण की विधि से ज्यादा अच्छी है।